अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं हमारी एक मुस्लिम बहन की, जिसकी जिंदगी इस भगवा लव ट्रैप ने ऑलमोस्ट तबाह कर दी है। भगवा लव ट्रैप दोस्तों एक ऐसी आफत जिसके केस हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसी इनअफेक्टिव स्ट्रेटजी है जिसका इस्तेमाल ये इस्लाम से नफरत करने वाले करते हैं इस्लाम को कमजोर करने के लिए। इस स्ट्रेटजी का इस्लाम जैसे मजबूत रिलीजन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन हमारी वो भोली भाली मुस्लिम बहनें जिनका ईमान कमजोर होता है, जिनको नॉलेज की कमी होती है, वो इनके चुंगल में फंस जाती हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर बैठती हैं। ऐसी ही एक बहन का मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आता है और ये वीडियो मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल अंदाज में बनाने वाला हूं क्योंकि इस मुस्लिम बहन की ये कहानी है। वो ऑलरेडी अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुकी हैं और उनके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हुआ करते थे। कुछ ना कुछ लोग उन्हें जरूर जानते हैं, इसीलिए वो मजीद बदनाम नहीं होना चाहती, लेकिन वो ये जरूर चाहती हैं कि उनकी ये कहानी सबक बन जाए हमारी उन मुस्लिम बहनों के लिए जो इस भगवा लव ट्रैप जैसे चुंगल में फंस सकती हैं या फिर फंसने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपना असली नाम नहीं बता सकती आपको, लेकिन इस वीडियो की खातिर आप मुझे आमना बुलाएंगे। थोड़ा अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हम 4 बहन भाई हैं। एक भाई मुझसे बड़ा है और एक भाई हम सब में छोटा है और हम 2 बहनें दरमियान में आती हैं, जिनमें से एक मेरी छोटी बहन है। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं अपनी स्टडीज में भी डिसेंट थी। मेरे मार्क सबसे ज्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन मैं अपने टेस्ट और एग्जाम्स अच्छे मार्क से, लगभग अच्छे मार्क से पास कर लिया करती थी, क्लियर कर लिया करती थी। अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम हुआ करता था। मैं भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी ख्वाहिश पूरी की, महंगे से महंगे कपड़े लेकर देना, पेंट ब्रश लेकर देना, क्योंकि पेंटिंग मेरा दूसरा सबसे बड़ा शौक था। उसी दौरान, इसी फ्री टाइम के दौरान मैंने इंस्टाग्राम भी शुरू कर लिया। वैसे तो मेरी फैमिली पर्दे के मामले में, हिजाब के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी वीडियोस हिजाब पहनकर बनाया करती थी और मेरी वीडियोस मोस्टली लिप सिंक की जगह या फिर नाच गाने की जगह एक कॉमेडी पे फोकस करती थी, तो मेरे घर वाले इतना बुरा नहीं मानते थे। मुझे इंस्टाग्राम बनाते हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे कि मेरी 2 रील्स, 2 वीडियोस वायरल चली जाती हैं, जिनमें से एक के ऊपर लगभग 5 लाख व्यूज आए थे और दूसरी के ऊपर लगभग 3 लाख फॉलोअर्स आते हैं। एक दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें इस्लामिक कल्चर और हिजाब को डिसरिस्पेक्ट किया गया था, बुरा भला कहा गया था, यानी हिजाब का मजाक उड़ाया गया था उस रील के अंदर। मैं उस रील के ऊपर एक बुरा सा कमेंट कर देती हूं जो कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन उस बुरे कमेंट की वजह से उस कमेंट पे बहुत ही ज्यादा लाइक्स आते हैं, जहां पे काफी सारे लोग उस कमेंट को प्रेज करते हैं। वहीं पर ही काफी सारे लोग उसी कमेंट के रिप्लाई में मुझे बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा गालियां देते हैं। उसी कमेंट की वजह से मुझे ढेर सारे मैसेज भी आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर काफी सारे अंधभक्त मुझे हलाला के नाम पर, हिजाब के नाम पर बहुत ही गलत गंदी गंदी बातें बोलते हैं। लेकिन उन सभी मैसेज में एक मैसेज ऐसा था जो कि मुझे एक रोहन नाम के लड़के ने किया था। बताता चलूं कि ये रोहन असली नाम नहीं है, उस लड़के का कोई और नाम था, लेकिन प्राइवेसी के खातिर इस वीडियो के अंदर हम उस लड़के का नाम रोहन बताएंगे। लेकिन एक मैसेज मुझे एक लड़के का आता है, मैं इस वीडियो में उसे रोहन कहूंगी, जहां पे बहुत सारे मैसेज में मुझे हलाला और ना जाने कितने कितने गंदे वर्ड्स के नाम पर गालियां दी गई थी। वहीं एक लड़का रोहन मुझसे बड़े ही मासूम अंदाज में पूछता है कि क्या सच में इस्लाम में अपने रिलेटिव से शादी कर सकते हैं। ताती चलूं कि वो लड़का रोहन दिखने में भी बहुत अच्छा था, उसके कपड़े पहनने का अंदाज और उसकी प्रोफाइल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपने धर्म को लेकर ज्यादा सीरियस है। मैंने उसे जवाब दे दिया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। शुरू में वो मुझे इस्लाम से रिलेटेड सवाल पूछता था, बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाते हुए, जैसे अल्लाह की तस्वीर क्यों नहीं, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, अल्लाह को नमाज की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। यानी इस्लाम से रिलेटेड वो सवाल पूछता था हमारी इस मुस्लिम बहन से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। अभी यहां पर मैं अपनी इस मुस्लिम बहन की कहानी को थोड़ा सा रोकूंगा, आगे जाके हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहां पे मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, स्क्रीनशॉट भेजती हैं हमारी काफी सारी मुस्लिम बहनें, जिनमें वो बता
बताती हैं कि कैसे एक नॉन मुस्लिम लड़का उनसे इस्लाम को लेकर डिबेट करना चाहता है, इस्लाम को लेकर सवाल पूछना चाहता है, और ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है, ट्रिक होती है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की। अच्छा जी, बैन की स्टोरी पे वापस आते हैं तो वो बताती हैं कि मैं इस नियत से उसके सवालों का जवाब देती थी कि मे बी वो कल को इस्लाम कबूल कर ले। पहले वो दिन में सिर्फ 10-10, 20-20 मिनट ही बात किया करते थे और कभी कभी तो एक दिन छोड़कर भी बात हुआ करती थी, लेकिन फिर बातें बढ़ने लगी। जहां पे पहले सिर्फ हमारी 10-10, 20-20 मिनट बात हुआ करती थी, अब जो है ना बातें घंटों में होने लगी। हम मैसेज पे घंटों घंटे बात किया करते थे। और एक दिन उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि कैसे अगर इस्लाम उसे सच्चा लगा तो मे भी वो इस्लाम कबूल कर लेगा और मेरे घर रिश्ता भी भेजेगा। देखो मेरी प्यारी मुस्लिम बहनों, एक दफा आपने किसी लड़के की जो है ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उससे बात आपने शुरू कर दी, तो इंटरनेट के ऊपर ऐसे हजारों मेथड्स मौजूद हैं, ऐसी हजारों पिकअप लाइंस, फ्लर्टी लाइंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगा, जिस तरह से वो इस बहन की कहानी में ये लड़का कर रहा है। उसने भले ही ये बात मजाकिया अंदाज में कही थी, फ्लर्टी अंदाज में की थी, लेकिन मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे उसका ये मैसेज बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे इस मैसेज में टाई और लाफिंग इमोजी सेंड कर दिया। वो जो बंदर अपनी आंखें ढकता है वो वाला, और लाफिंग इमोजी मैंने सेंड कर दिए कुछ इस तरह के, जिससे उसे हिंट मिल गया कि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूं। मैंने कभी जिंदगी में किसी लड़के से इस तरह से ऑनलाइन बात नहीं की। अच्छा जी, आगे वो बताती हैं कि मैंने अपने घर में उसके बारे में किसी को नहीं बताया। वक्त गुजरता रहा, मैसेज से सीधा वॉइस मैसेज और फिर कॉल पे बातें होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पिक्चर्स मांगता था और मैं उसे अपनी हिजाब वाली पिक्चर सेंड कर दिया करती थी। वाह जी वाह, क्या फायदा आपके हिजाब का। खैर, मैं उसे अपनी हिजाब वाली पिक सेंड करती थी, लेकिन वो जोर देता था कि मैं बगैर हिजाब के सेंड करूं और कैसे वो मेरे हेयर्स देखना चाहता था। एक दिन उसका बर्थडे था तो मैंने उसको बगैर हिजाब के भी पिक्चर सेंड कर दी पहली मर्तबा। मेरी बहन, आपकी ये वाली स्टेटमेंट सुनने के बाद हम सब मुसलमान ना आपके ऊपर लानत भेजना चाहेंगे। बल कहानी आगे बढ़ाते हैं तो वो कहती है कि पहली बार मेरे घर वालों के अलावा किसी ने मुझे इस तरह से देखा था। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, ज़ाहिर है उसने करनी थी, और फिर मेरे तौबा इस्तग़फ़ार जिस्म को लेकर भी अच्छे अच्छे कमेंट्स पास की। और पहली मर्तबा किसी ने मेरी ऐसी तारीफ की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बीच मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया, मैं हॉस्टल में रहने लगी। पहली बार अपने घर से दूर हुई, मैं वहां भी किसी से कॉल पे घंटों घंटों बातें करती थी। और मेरे अपने घर में मेरी बहन मेरे साथ सोती थी और मेरी बहन भी उसके बारे में जानती थी, लेकिन यहाँ हॉस्टल में आकर मैंने उसे वीडियो कॉल भी कर दी। मतलब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा ना समरी की तरफ वापस आओ तो यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बात कैसे एक छोटे से कॉमेंट से शुरू होती है। छोटे से कॉमेंट से मैसेज रिक्वेस्ट तक आती है और मैसेज रिक्वेस्ट से बात भाई साहब यहां तक बढ़ जाती है। और उसने एक स्ट्रेटजी सिंपल सी इस्तेमाल की कि इस्लाम को उसने इस्तेमाल किया, इस्लाम से रिलेटेड उसने सवाल पूछा और इसने इस नियत से उसे जवाब दिया कि भाई साहब मैं उसे इस्लाम के बारे में सिखाऊंगी। वाह जी वाह, मैडम जी ने जो है ना सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का ठेका ले रखा था। भाई साहब अब आगे सुनना। और वो वीडियो कॉल पे मुझे हिजाब उतारने का कहता था। इस पॉइंट पे मैं उससे अटैच हो चुकी थी, लेकिन उसे बताना नहीं चाहती थी। जब मैंने वीडियो कॉल पे उसकी फरमाइश पूरी नहीं की तो वो नाराज हो गया। एक दिन गुजर गया और उसने मेरे मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया। आगे हमारी ये बहन बताती है कि जब पूरा एक दिन उससे उनकी बात नहीं होती तो उनका ये दिल बंद होने को आ जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे वो उससे अटैच हो चुकी थी। उनसे जो है ना रोज जिस इंसान से बातें हो फिर बंदा उससे अटैच हो जाता है, तो वो उस इंसान से अटैच हो चुकी थी। और पूरा एक दिन गुजर जाने के बाद अगले दिन वो इंसान, वो रोहन लड़का इनको खुद ही मैसेज करता है और फिर इन दोनों के बीच राजीनामा होता है और वो फिर से उसे वीडियो कॉल करती हैं। और इस मर्तबा दोबारा वो नाराज ना हो जाए, वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर ही देती हैं। वो अपने हिजाब को थोड़ा सा नीचे करती हैं और थोड़ा थोड़ा करके भाई साहब वो अपना हिजाब ही उसके सामने वीडियो कॉल पे उतार देती हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी पिक्चर जो मैं उसे सेंड करती थी उनमें कपड़े कम होने लगे थे। तौबा इस्तग़फ़ार। और एक दिन उसने मिलने की जिद की और मैं झूठ नहीं कहूंगी, मेरा भी बड़ा मन था उससे मिलने का।
हमारी पहली मुलाकात बहुत अच्छी थी, दूसरी भी बहुत अच्छी थी। वो मेरे घर और हॉस्टल दोनों से बहुत दूर रहता था, इसलिए मुझे अच्छा लगता था कि वो एफर्ट करके मुझसे मिलने आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टची होना शुरू हो गया और इन शॉर्ट एक दिन मैंने उससे जिना कर ही लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद उसके अंदाज बदल गए। वाओ, शॉकिंग। बदलने तो थे उसके अंदाज। वो मुझे गालियां देता और मेरे खुदा को भी, नाउज़ बिल्लाह, मेरे माँ बाप को भी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने बात भी कम कर दी, जैसे उसका मतलब मुझसे पूरा हो गया हो और वो अपने अपने रास्ते हो गया हो। ऐसा ही तो होना था। एक दिन मैंने उससे साफ साफ बात की कि जब से हमारे बीच वो जिना हुआ है तुम बदल से गए हो। उसने बताया कि जैसे वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहता था और कैसे वो मेरी पूरी कम्युनिटी यानी इस्लाम से, मुसलमान से नफरत करता था। मेरी भी सब पिक्चर्स जो मैंने उसे वंस पे बेचती थी, जो मैं उसे वंस पे वो पिक्चर सेंड किया करती थी, वो उसने सेव की थी। देखो यार, मेरी ये वीडियो जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट आपको इन एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप के ऊपर आपको इनके जो ये वंस वाला फीचर है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। लेकिन मेरा यकीन मानो जब मैं आपको ये बताता हूं कि इंटरनेट के ऊपर इन एप्लीकेशंस के बहुत सारे मॉड वर्जन्स मौजूद हैं जिनमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिनमें आप अपनी तस्वीर भले ही वंस पे सेंड करो या फिर भेज के डिलीट करो, वो फिर भी सेव हो जाती हैं। और मान लो कि अगर मॉड वर्जन नहीं भी मिलता है, ये अपनी जो है ना सिक्योरिटी किसी तरह से बढ़ा भी देते हैं, तो हर घर में 2 से ज्यादा फोन तो होते ही हैं। यहां पे आपने स्नैप भेजी या फिर व्हाट्सएप पे कोई भी इमेज आपने वंस पे सेंड कर दी या इंस्टाग्राम पे वंस पे सेंड कर दी, ये मैंने खींच ली एंड देयर वी गो, आपकी तस्वीर यहां दूसरे फोन में आ गई। और उस लड़के ने भी इन्हीं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की वो वाली पिक्चर्स जो है उसने सेव कर ली और फिर वो जो है ना उसे कहने लगा कि वो काम जो तुमने मेरे साथ पहले किया था वो दोबारा करो, नहीं तो वो सारी पिक्चर्स मैं तुम्हारे घर वालों को सेंड कर दूंगा। मेरे अब्बू का नंबर कैसे आया? जब उससे मेरी बातचीत हुआ करती थी तब मैंने ही उसे अपने वालिद का नंबर दिया था कि अगर घर में अगर मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अब्बू को कॉल करके वो मेरे बारे में पूछ सके। आई नो कि ये काफी स्टूपिड था, लेकिन प्यार में एक इंसान उल्टी सीधी हरकतें कर ही जाता है। वाह जी वाह। मतलब इस मैडम ने इस नियत से अपने वालिद का नंबर दे दिया उस लड़के को कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर जो है ना मैं मर जाती हूँ किसी एक्सीडेंट में, तो वो जो है ना मैं कॉल ना उठाऊं तो वो जो है ना मेरे वालिद को जो है ना कॉल करके वो मेरा हाल वाल पूछ ले। नाइस। और मेरा यकीन मानो कि इतने बेवकूफ लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सच है। मैंने ये सब बातें अपनी फ्रेंड्स को बताई, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि कैसे वो ब्लफ कर रहा है, यानी वो बकवास कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसने वो सब वीडियोस और फोटो सच में मेरे घर सेंड कर दी। मेरे फोन पे फोन आया, कॉल आए, घर से भी भाई की, अब्बू की कॉलें आने लगी और मेरे डर के मारे क्या हाल था मैं वो लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकती। कल बताती हैं कि ढेर सारी मार और डांट खाने के बाद जिस नंबर से उस लड़के ने वो पिक्चर्स भेजी थी उसके जरिए, वो नंबर उसी लड़के का था, उसी के जरिए उस लड़के पे केस किया उस लड़की के वालिद ने। और उसके बाद भाई साहब उस लड़की की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। जो ये बहन अपनी कहानी सुना रही हैं आमना जी, इनकी पढ़ाई भी छुड़ा दी गई, इनको घर वापस बुला लिया गया हॉस्टल से और अब इवेंचुअली इनकी जो है ना किसी से शादी करवा दी जाएगी। अच्छी बात वो ये बताती हैं कि वो लड़का अभी भी जेल में है, लेकिन उसकी वजह से मेरी पूरे मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई। हॉस्टल में मैं रहती थी वहां पे मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हुई, जहां पे मैं पढ़ती थी वहां पे भी मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हुई और सबसे ज्यादा खतरनाक बात के रिलेटिव्स के दरमियान भी ये बात फैल गई। अच्छा जी, स्टोरी के एंड में ये बहन एक बहुत अच्छी बात लिखती हैं कि अब मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह पाक क्यों हम औरतों को नॉन महरम से बात करने को मना करता है। अगर मैं शुरू में ही अल्लाह की ये बात मान लेती तो मुझे इस सब से गुजरना नहीं पड़ता, इस अजियत से गुजरना नहीं पड़ता। मैंने ना माजी में भगवा लव ट्रैप जैसे टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी, लेकिन मुझे वो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि काफी सारे इंडियन यूट्यूबर्स मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे थे कि कैसे मैं नफरत फैला रहा हूं और ये जो भगवा लव ट्रैप जैसी चीज है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि हमें इसके आए दिन रोज केसेस देखने को मिलते हैं और तो और इनके अपने पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि कैसे उन्हें मुसलमानों की लड़कियों को फंसाना है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरी जितनी भी बहनें, मुस्लिम बहनें ये वीडियो देख रही हैं, उन्होंने इस कहानी से, इस बहन की सच्ची कहानी से जरूर कोई ना कोई सबक सीखा होगा। और मैं उम्मीद भी करता हूं और दुआ भी करता हूं अल्लाह पाक से कि वो इस
इस भगवा लव ट्रैप जैसे चुंगल से महफूज रहे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना। और मेरी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या भगवा लव ट्रैप जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, हाँ या ना? आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। और क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा, हाँ या ना, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि हमारी वो मुस्लिम बहनें भी महफूज रहें जो इस चुंगल में फंस सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हाँ, अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।